हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक व संघटक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मेजर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। क्लियर? तो पहले आपको समझना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति है क्या। देखो आपने देखा होगा बेटा, जब हम कोई भी काम अगर मैनेज करना चाहते हैं तो बेटा हम ये चाहते हैं कि बेटा उसकी हमें ना कमी पड़े और ना इतना अधिक हो जाए कि वो बर्बाद हो। तो यही है बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, जब मुद्रा की पूर्ति करता है तो उसे देखना पड़ता है कि वह समाज में ना वो उसका उसकी पूर्ति ज़्यादा हो जाए और ना कम पड़े। ठीक है बेटा, इसी संतुलन को पूरा करने के लिए वह क्या करता है, भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक या संगठक होते हैं। क्लियर बेटा? तो देखेंगे आप क्या लिखा है बेटा, मुद्रा पूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई, की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 1977 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा पूर्ति का आकलन 4 संगठकों की सहायता से करता है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर देखना बेटा आप लोग। मुद्रा पूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा की पूर्ति का आकलन 4 संगठकों की सहायता से करता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बनता है, बताइए भारत में मुद्रा की पूर्ति का आकलन कौन करता है? तो आपका क्या बोलेंगे बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर रहेगा बेटा? नहीं करता, समझ में आ गया? तो भारतीय मुद्रा की पूर्ति कौन करता है बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके कितने संगठक हैं बेटा, 4 संगठक हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है बेटा M1, एक M2, एक M3 और M4। क्लियर? तो बताइए जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया कितने हैं बेटा, 4 हैं, M1, M2, M3 एंड M4। क्लियर? तो पहला आप देखिए बेटा, मुद्रा की पूर्ति की संकुचित अवधारणा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा M1। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इसे बोलते हैं M1। तो M1 क्या है बेटा, हमारी मुद्रा की पूर्ति की संकुचित धारणा है। क्लियर? देखो बेटा M1 में क्या आता है, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में क्लियर किया है कि M1 में क्या आता है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ बेटा, M1 में क्या आता है। देखिए M1 में जनता के पास मुद्रा, जिसे हम बोलते हैं C, इंग्लिश में बोलेंगे करेंसी विथ दी पब्लिक। बैंकों में मांग जमा, जिसे बोलते हैं DD, डिमांड डिपॉजिट्स विथ दी बैंक्स। रिजर्व बैंक के पास जमा, जिसे बोलते हैं OD, अदर डिपॉजिट विथ दी रिजर्व बैंक। बेटा मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो ध्यान देखिएगा बेटा कि ये जनता के पास मुद्रा C क्या होती है। ध्यान देखना आप लोग, किसके अंतर्गत बेटा, जनता के पास मुद्रा। इसके अंतर्गत निम्न तत्व सम्मिलित होते हैं बेटा, जनता के पास मुद्रा के इसमें निम्न तत्व सम्मिलित होते हैं। संचलन कह सकते हैं बेटा नोट्स इन सर्कुलेशन। क्या आते हैं इसमें बेटा, नोट इन सर्कुलेशन, जो संचालन में नोट होते हैं वो आएंगे। प्लस रुपए के सिक्के रुपीज कोइंस आएंगे। छोटे सिक्के स्मॉल कोइंस आएंगे। क्लियर? इनके जोड़ में से किसे, तीनों को जोड़ लो, नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस रुपीज कोइंस प्लस स्मॉल कोइंस, इनको जोड़ लीजिए। इसमें क्या घटा देंगे बेटा, इनके जोड़ में से बैंकों के पास नकदी को घटा दिया जाता है, तो आता है C। अतएव जनता के पास करेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखो बेटा C निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। C निकालने का फॉर्मूला आपका देखो ये C निकालने का फॉर्मूला देखिए, C निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, चलन में नोट
इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, इसमें इस इंग्लिश में बोलेंगे आप नोट्स इन सर्कुलेशन, क्लियर, प्लस रुपए के सिक्के, प्लस छोटे सिक्के, और माइनस होगा हमारा बैंकों के पास नकदी, बैंकों के पास नकदी, क्लियर। तो ये सी है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसे हम सी बोलेंगे। सी का मतलब होता है चलन में नोट प्लस रुपए के सिक्के और प्लस छोटे सिक्के और माइनस बैंकों के पास नकदी। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, जिसे हम सी बोलते हैं। मतलब अगर चलन में नोट, रुपए के सिक्के और छोटे, और जो हम बैंक में जमा कर देते हैं बेटा वो माइनस हो जाता है, तब उसे हम सी बोलते हैं। फिर आया बेटा डिमांड डिपॉजिट्स विथ दी बैंक्स। ये क्या है बेटा, इसमें बेटा बैंकों में मांग जमा समझ गए बेटा। मांग जमा कैसे कहते हैं, जिन जमाओं को हम चेक द्वारा निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स, जो जिन जमाओं को हम चेक द्वारा निकाल लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स, क्लियर। तो बैंकों में मांग जमा से अप्राय व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों की मांग जमा से है। इनका निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। किनका निर्माण, डिमांड डिपॉजिट्स का। तो मतलब इनका निर्माण दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है बेटा सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। पहले प्रकार की जमा राशि का निर्माण तब होता है जब लोग बैंक में नकदी जमा करते हैं। कह सकते हो बेटा कि सक्रिय जमा कैसे बोलेंगे, जब लोग अपनी नकदी बैंक में जमा करते हैं, क्लियर। इसे उच्च शक्ति मतलब हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। किसको, जब लोग अपनी जमा बैंकों में जमा करते हैं, दूसरी प्रकार की जमा मतलब निष्क्रिय जमा राशि का निर्माण तब होता है जब बैंक ऋण देकर मतलब ब्याज वसूल करती है, तो उसे बोलते हैं बेटा निष्क्रिय बोलते हैं। तो ये बेटा डिमांड डिपॉजिट कितने प्रकार की हो गई, डिमांड डिपॉजिट दो प्रकार की हो गई, सक्रिय और निष्क्रिय, क्लियर। समझ में आ गया। सक्रिय कब होगा, जब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे, उसे बोलते हैं हम सक्रिय जमा। और जब बैंक ऋण देकर ब्याज वसूल करेगी तो उसे बोलते हैं निष्क्रिय जमा बोलते हैं। तो ये जमा दो प्रकार की हो जाती है बेटा, डिमांड डिपॉजिट्स, क्लियर। समझ में आ गया आपको। अब देखिए रिजर्व बैंक के पास जमा जिसे बोलते हैं बेटा ओडी, मतलब अदर डिपॉजिट्स विथ दी रिजर्व बैंक। इसके बारे में देखो डिस्कस करेंगे बेटा। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा के अंतर्गत क्या क्या आता है, विदेशी सरकारें जमा करती हैं, अन्य केंद्रीय बैंकों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और विश्व बैंक की मांग जमा शामिल होती हैं। समझ में आ गया बेटा। अदर डिपॉजिट में क्या आएंगी, विदेशी सरकार की जमा आएंगी, अन्य केंद्रीय बैंकों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की मांग जमाएं सम्मिलित की जाती हैं। समझ में आ गया आपको। तो M1 को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, C प्लस DD प्लस OD। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए। देखो बेटा यहाँ पर देखिए M1 क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ये हो जाएगा बेटा M1। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुआ। तो ये क्या M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD क्या हुआ, मुद्रा पूर्ति की संकुचित धारणा, इसे बोलते हैं शॉर्ट में बेटा M1। अब दूसरा देखिए बेटा मुद्रा की पूर्ति की M2 धारणा, M2 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। बेटा M2 इक्वल टू होता है बेटा M1 प्लस डाकघरों के बचत बैंकों में जमा, मतलब डिपॉजिट इन सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकघरों के बचत बैंकों में जमा। तो फिर बताइए बेटा M2 का अर्थ क्या होगा, M2 में क्या आएगा, M1 आएगा प्लस डाकघरों, मतलब डाकघरों बोलते हैं पोस्ट ऑफिस,
के सेविंग अकाउंट में जो जमा राशि होगी उसको ऐड कर लेते हैं, तो बनता है हमारा M2। समझ में आ गया बेटा? तो M2 का अर्थ M1 प्लस डाकघरों के बचत बैंकों में जमा, मतलब सेविंग बैंक में जमा होना चाहिए। सेविंग बैंक, सिर्फ सेविंग बैंक आएंगे बेटा, जो सेविंग बैंक में जमा होगा वो आएगा इसमें। M3 या मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत धारणा, M3 या मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत धारणा, इसे बोलते हैं बेटा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा आपका M3। M3 इक्वल टू क्या होता है बेटा? इसमें M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा आती है, मतलब टाइम डिपॉजिट आता है। बैंकों का क्या आता है बेटा? जो टाइम डिपॉजिट होता है। तो M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। क्लियर? इसके बारे में मैं थोड़ा बेटा आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। देखिए बेटा M3 क्या होता है? M3 को हम व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक साधन भी कहा जाता है। क्लियर? भारतीय रिजर्व बैंक प्रायः M3 की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य घोषित किया करता है। किसका करता है बेटा? देखो बेटा फिर बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक प्रायः M3 की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य घोषित किया करता है, जो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। समझ में आया बेटा? नहीं आया? ये मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में आवश्यक मानी जाती कौन सी धारणा बेटा? मुद्रा स्फीति की M3 धारणा। बेटा ये भी ध्यान रखना बेटा, M3 की वार्षिक वृद्धि दर को नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना भारत में मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो बेटा ये किसका रहा है बेटा? M3। देखो बेटा समझ में आया? M3 के वार्षिक वृद्धि दर को कंट्रोल करना भारत में मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। क्लियर? तो इसको कंट्रोल करना किसका अंग है बेटा? मौद्रिक नीति का अंग है, भारत की मौद्रिक नीति का अंग है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? अब देखिए बेटा M4 मुद्रा की पूर्ति की M4 धारणा, M4 कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। इसमें क्या आता है बेटा? M4 में M4 इक्वल टू M3 आएगा प्लस डाक खानों के कुल जमाएं, मतलब टोटल डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस आ जाएगी बेटा। समझ में आया आपको? तो M4 में क्या आएगा? M3 इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्तृत धारणा बोलते हैं, और प्लस डाक खानों की कुल जमा। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? ठीक है। तो ये बेटा आपकी चारों धारणाएं ये थे आपके भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक या संगठक। ये चार थे, M1, M2, M3, M4। सबसे जो महत्वपूर्ण है बेटा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं बेटा? M1 और M3, बेटा संक्षिप्त धारणा और विस्तृत धारणा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। भारतीय रिजर्व बैंक बेटा सिर्फ इन पर ही ध्यान देती है। क्लियर? भारत में अपनाई गई मुद्रा की चार अवधारणाओं में से रिजर्व बैंक अब M1 और M3 पर अधिक ध्यान देती है, मतलब M2, M4 पर अधिक महत्व नहीं देती है। क्लियर हुआ बेटा? तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।